हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का फिर से एक बार संभव एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो वीडियो पे सर्च करने वाले हैं वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857। मैं आपका दोस्त राहुल मिश्रा और फिर से मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। मेरे पास जितना नॉलेज है और मैंने जितनी तैयारी की है इसके हिसाब से यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आप लोगों का जो हिस्ट्री का सीरीज है जिसमें अभी बीपीएससी और सुपर टेट जैसे एग्जाम में जो यहाँ से मतलब बीपीएससी सुपर टेट का जो सिलेबस आया उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस भाग को दिया गया है। और हम लोग इस वीडियो में इसी सारे टॉपिक को जो संभावित प्रश्न है वो आ सकते हैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने पूरी बात बहुत शॉर्टकट में कहने की कोशिश की है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जितना हो सके लाइक करें। आपको पसंद आए तो दूसरों को भी बताएं कि इस वीडियो को देखा जाए। ठीक है, ये वीडियो बीपीएससी सुपर टेट यूजीसी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम लोग बिना टाइम व्यर्थ किए हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। इसको मैंने एक ये बैनर लिया है, रिप्रेशन ऑफ 8057 रिकवरिंग ऑफ इंडियन वॉइस। ये एक बहुत अच्छा मुझे लगा जब मैं अपनी पीपीटी को रेडी कर रहा था। तो इसमें मुझे सबसे बड़ी बात ये आई, रिप्रेशन। लोगों को ऐसे सप्रेश किया गया, इसमें इतने सारे सैनिक, आम जनता, लोगों को इतनी क्रूरता से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दबाया गया, उनको मारा गया कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। और बहुत ही निर्ममता के साथ इस विद्रोह को दबा दिया गया। आखिर काल ये विद्रोह जो था वो असफल रहा, हम लोग आज़ादी नहीं पा सके उस समय। इसके भी कई सारे रीज़न हैं। यहाँ पे मैंने सारे नोट्स बना के रखे हैं, आपको यहाँ से लिख लीजिए, बात मैं बाकी वही कहूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो भले ही अनसक्सेसफुल रहा लेकिन ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक बहुत करारा जवाब था कि अगर हम यूनाइट हो जाएं तो हम आपको कभी भी उखाड़ के यहाँ से फेंक सकते हैं। इससे पहले भी कई सारे रिवोल्ट हो चुके थे, सन्यासी विद्रोह और कई सारे ट्राइबल रिवोल्ट हो चुके थे, जिससे ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा था कि ये लोग कहीं ना कहीं हम लोगों को हटा सकते हैं, बट उनसे उनको इतना भय नहीं हुआ था जितना इस रिवोल्ट से इनको भय होना शुरू हो गया। यहाँ से इन्होंने अपनी नीतियों को बदलना शुरू कर दिया और यहाँ से एक नई पॉलिसी, एक नया गुलाम बनाने की नीति को भी चालू कर दिया इन्होंने। पहले जो कंपनी के द्वारा जो हम लोगों पे रूल किया जाता था, इसके बाद एक ब्रिटिश क्राउन के द्वारा रूल किया गया और दमन निर्ममता चालू ही रही। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश क्राउन जो लॉ को पास कर रही थी वो लॉ हमारे यहाँ पूरे तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। जैसा कि हम लोग पहले से ही जान चुके हैं कि ब्रिटिशर्स का या किसी भी जो मदरलैंड के जो भी कॉलोनियल बनाते हैं, जो भी उपनिवेश बनाते हैं, उनका सबसे बड़ा कार्य होता है कि मुझे धन को अपने मदरलैंड पे ले जाना है और उसको अमीर बनाना है, और जिसको हम कॉलोनी मतलब उपनिवेश बनाए हैं उसको पूरे तरह से जितना हो सके उतना धन इनसे चूसा जाए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह कई के द्वारा कहा गया, पहला सिपाही विद्रोह भी कहा गया है, रिवोल्ट ऑफ 1857 कहा गया। यहाँ तक कि हमारे महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, आजादी की पहली लड़ाई थी। और इसी से मतलब हमारे अंदर एक भाव आई कि आखिर हम आजाद हो सकते हैं, इसमें इन लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि ये हमें ज्यादा दिन तक दबा कर रख सकते हैं। और ये सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन की बात है कि ये नॉर्दर्न प्लेन की बात है कि यहाँ इतने से एरिया का रिवॉल्ट कहीं ना कहीं ब्रिटिश सत्ता को कुछ दिनों के लिए उखाड़ कर भारत से फेंक दिया था। कई सारे जगहों पर इंडिपेंडेंट राज स्टार्ट हो गए थे, जिसमें एक राज्य बिहार भी है, जहाँ के वीर कुंवर सिंह ने
कई दिनों तक इंडिपेंडेंट शासन किया था। तो यहाँ एक बात आ चुकी थी कि हम आजाद हो सकते हैं। आप एक इमेज देखिए, इसमें बहुत क्रूरता के साथ युद्ध लड़ी गई। इसमें जो लक्ष्मीबाई थी और हमारे जो सैनिक थे, हमारी जो सुपर हीरोज थे उसमें जो लड़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड आर्म्स के साथ नहीं थे, वो एक ट्रेडिशनल वेपन्स के साथ लड़ रहे थे और बहुत ही लॉस्ट हम लोगों को झेलना पड़ा। ये लैंड जो आप लोग देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन लैंड है, ये नॉर्दर्न प्लेन लैंड है ये सारा। और ये नॉर्दर्न प्लेन लैंड जो है एग्रीकल्चर के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंड है। इस लैंड में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, इसको बॉल ऑफ ग्रेन भी कहा जाता है, बॉल ऑफ इंडियन ग्रेन। मतलब कृषि अनाज की कटोरी समझ लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा अनाज होता है। और एक जो ब्रिटिशर्स है वो भी बोला हुआ था अपने जो सीनियर को कि ये जो किसान, ये जो सिपाही है, ये जो सिपाही है वो कहीं ना कहीं, ये जो ड्रेस है इस ड्रेस के अंदर कहीं किसान छुपा हुआ है। क्योंकि हर आप डिवाइड एंड रूल से तो आपने डिवाइड किए, लोग नहीं डिवाइड थे। उन्होंने हर परिवार से दो लोग अगर सैनिक था तो दो लोग किसान था। और आप जहां किसान को सप्रेस कर रहे हैं तो किसी न किसी कृषि परिवार को भी, किसी न किसी सैनिक के परिवार को आप सप्रेस कर रहे हैं। आगे हम लोग और भी रीजंस, आखिर ये विद्रोह क्यों शुरू हुआ, क्या वजह थी, और आखिर इतना बड़ा रिवोल्ट अचानक कैसे हो गया। क्या ये एक दिन की बात थी या बहुत दिनों से चला आ रहा था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या सब है। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको रेडी किया अपने पीपीटी को। तो अगर हम इनकी विद्रोह की बात को देखें तो ये विद्रोह को मैं 7 भागों में बांट सकता हूँ। पहला इकोनॉमिक कॉज था, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज था, सोशल कॉज था, सामाजिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, मिलिट्री, और इमीडिएट कॉज का बहुत बड़ा रोल है इस विद्रोह के होने में। और बहुत बड़ा असफलता भी इमीडिएट कॉज के कारण ही हुआ है। बाकी इस इमेज में आप देख सकते हैं झांसी की रानी, नाना साहेब, और भी कई सारे हैं। ठीक है, बहादुर शाह, इनको भी देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं तो इकोनॉमिक काउज में क्या हुआ था। जैसे ये लोग हमारे जो ट्रेडिशनल थे शिल्पकार, उन लोगों का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ये लोग पहले से खराब कर चुके थे। उन लोगों के पास उनका रॉ मटेरियल ही खरीद कर यहाँ पे कपड़े भेज दिया करते थे एकदम सस्ते दामों में। तो यहाँ तो पूरे तरह से वो लोग हम लोगों का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था। और कहीं भी तरह से हम लोगों के पास, मतलब जैसे भी वो पैसा निकाल सकते थे निकाल लिए। एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो करप्शन इतना हाई था कि आपको बताने, लोगों से जबरन वसूली की जाती थी। यहाँ तक कि आपको मैं आगे बताऊंगा कि कृषि में इतना ज्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिए थे कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। और अगर वो अपनी बात को उठाएं तो उनपे गोली चलवा दी जाती थी। अगर आप एक मूवी देखे होंगे, मंगल पांडे मूवी था जिसमें आमिर खान है, तो आप देखिएगा कि वो सारे सैनिक रो रहे हैं। एक गोली चला रहा है, मंगल पांडे गोली चला रहा है, उसमें जो आमिर खान का रोल है। और गांव वाले कह रहे कि मैं क्या करूं, नील की खेती मुझसे करवाई गई है, मैं किया नहीं हूं। और वहीं से आप एक चेकर भेज रहे, एक ईमानदार चार बेईमान वाली बात थी। और एक ईमानदार वहां पे, और यहाँ पे पीस रहे हैं अच्छे लोग। और इन पे गोली चलवा दी जा रही है, अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं तो आप पे गोली चलवा दी, आप मारे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन पूर्णतः भरा हुआ था, पुलिस डकैत की तरह काम कर रही थी। सैनिक के परिवार से भी इतना हार्ड टैक्स लिया जाता था कि सैनिक अंदर से रो रहा होता था। चलिए आगे देखते हैं। इन लोगों को सुपीरियर पोस्ट नहीं दिया जाता था, जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है। इनको ऊपर का पोस्ट होता ही नहीं था भाई। अगर ये होंगे तो ये बात अपनी कम्युनिटी की उठाने लगेंगे, इसीलिए इनको बहुत लोअर पोस्ट दिया जाता था। और जो आर्टिस्ट है, जैसे जो राज दरबार में जो आर्टिस्ट सब रहते थे, वो लोग भी अपनी अथी खोने लगे थे, क्योंकि अब राजा लोग भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश
कहीं ना कहीं क्या ये लोग इनसे अलायंस बन चुके थे, गुलाम की तरह काम कर रहे थे, तो ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को लॉस्ट कर चुके थे, अपनी पेट्रोनेज को। प्लीज थोड़ा शांत करिए। हाँ, अपनी सॉरी अपनी जो स्वयंता है उसको लॉस्ट कर चुके थे, और इसके कारण आर्टिशियन, म्यूजिशियन, डांसर, इन सारे जो भी राजा के दरबार में ये लोग जो थे, इन लोगों को क्या मिल, तो ये लोग बेरोजगार हो गए। अब इन लोगों के पास अपना काम नहीं है, अब ये लोग करेंगे तो करेंगे क्या। ये लोग पूर्णतः भूखे, जिनके कभी राजा के दरबार में बहुत ज्यादा नाम था, वो आज खाली बैठे हैं। सोशल, सामाजिक बात करें तो आपको पता ही है कि ब्रिटिश लोग कैसा कहते थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा था उस समय। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भाड़ा पड़ा था। पॉलिटिकल बात करें, पॉलिटिकल बात करें तो बहुत हालत इसी ने खराब किया था। ज्यादातर राजा महाराजा जो थे 1857 तक आते आते सब्सिडरी अलायंस या उन पे डायरेक्ट एनेक्सेशन हो गया था। और डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही एक बहुत बड़ा काउज है कि ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही ऐसा है कि आप इसी के कारण आप कहीं ना कहीं नाना साहिब, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इन लोगों को यहाँ देख रहे हैं इस 1857 के रिवोल्ट में। वरना अगर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं होता तो शायद ये लोग इस तरह के रिवोल्ट में भाग नहीं लेते, और यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह की तरह रहकर रह जाता। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या हो रहा था मैं आपको बता देता हूं, एक छोटा सा 1 मिनट दीजिएगा, मैं बता दूंगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ये कर रहा था दलहौजी कि जिनका अपना पुत्र नहीं है वो किसी भी पुत्र को गोद नहीं ले सकते हैं। और जब आप, अगर आपका अपना पुत्र नहीं है तो आप गोद नहीं ले सकते, और उसको आप राजा भी नहीं बना सकते। अब वो जो आप जो सब्सिडरी अलायंस किए हुए हैं BIC से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, अब आपका राज्य जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, अब उनका होगा। यही कारण है कि बहुत सारे ये जो नाना साहिब जो हैं, इसी के कारण आए थे। ये दत्तक पुत्र थे अंतिम पेशवा के, और इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था कि हम आपको पेंशन अब नहीं देंगे क्योंकि आप राजा के अपने पुत्र नहीं हैं। लक्ष्मीबाई के साथ भी यही बात थी। लक्ष्मीबाई एक गोद ले रही थी एक पुत्र को, और उनको राजा बनाना चाह रही थी, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनके राज्य को हड़प लेती है। डलहौजी इनके राज्य को हड़प लेते हैं। ये जो महाशय हैं इनका भी यही हाल है, और इसी के कारण ये लोग युद्ध में भाग लेती हैं। और हम लोग अब देखेंगे कि कहां से कौन से रूलर ने भाग लिया था उनको। चलिए, तो इससे पहले एक बार हम लोग रिलीजियस काउज पे देख लेते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से BPSC अगर एग्जाम लेगा तो वो इस तरह की क्वेश्चन को जरूर पूछता है। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850, इसमें क्या हो रहा था, मतलब जो क्रिश्चियनिटी है इसको फैलाया जा रहा था, और लोगों को प्रॉपर्टी इनहेरिट, मतलब आपका जो प्रॉपर्टी है वो हम आपको दिलवा देंगे, आप क्रिश्चियनिटी की ओर डाइवर्ट हो जाए, मतलब आप क्रिश्चियन बन जाइए, हम आपके लिए पूर्णतः लड़ेंगे। सती एक्ट आ गई थी। सती एक्ट एक बहुत अच्छा एक्ट था, लेकिन यहाँ के जो समाज के मुख्य लोग थे उनका मानना था कि ये कहीं ना कहीं हमारे जो रिलीजियस पॉलिसी है उसमें ये लोग हस्तक्षेप कर रहे थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि सती एक्ट जो है 1829 में आया था। फिर कहीं ना कहीं विडो रीमैरिज, विधवा पूर्ण विवाह एक्ट भी 1856 में आया था। ये समाज के लिए बहुत उत्थान का कार्य किया गया था। बट उस समय के लिए इन लोगों को लग रहा था जैसे क्रिश्चियनिटी लोभ दे रही थी, उस तरह से इन लोगों को लग रहा था, मतलब उस समय के समाज में ये लग रहा था कि ये हमें कन्वर्जन कर रहे हैं, ये हमें क्रिश्चियन बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। और ऐसा हो भी रहा था, आई थिंक लोभ दिया जा रहा था। अगर बिरसा मुंडा के केस में देखा जाए तो ऐसा हुआ था।
तो ऐसा हो रहा था सच में। और ये लोग गर्ल्स एजुकेशन को भी बढ़ावा दे रहे थे। तो यहाँ एक पहलू देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ हद तक अच्छा काम भी कर रही थी, लेकिन समाज में इन परिवर्तनों को अचानक से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। और इसके कारण भी समाज में जो एक वर्ग है वो असंतुष्ट था और युद्ध एक क्रांति के लिए तैयार था। मिलिट्री में आपको मैं बता दूं, मंगल पांडे जैसे लोग, और इसका भी एक बहुत इमीडिएट काउज है जिसके कारण ये वॉर शुरू, मतलब ये रिवॉल्ट जो है ये शुरू हो गया था। यहाँ जनरल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1856, इससे क्या हुआ था, अब आप कहीं भी ब्रिटिश प्रांत में कहीं भी आपको सर्विस करने जाना होगा। और उस समय जो इंडियन कल्चर था उसमें माना जाता था कि समुद्र पार सॉरी पार जाना मतलब अपने धर्म को भ्रष्ट करना। तो इंडियन जो सैनिक थे वो समुद्र पार करके जाना नहीं चाहते थे, और जनरल सर्विस एक्ट उन लोगों को इसके लिए मजबूर करता था कि अब आपको जाना होगा। एक रीजन ये है। इसके साथ हम लोग देखते हैं कि कहां से कौन से रूलर जो है, लीडर जो है, उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। दिल्ली से जो बहादुर शाह जफर है, ये महोदय बहादुर शाह जफर महोदय, इनको इन्होंने दिया था। और ये जनरल बख्त खां कौन है, तो ये बैरकपुर में 34वें रेजिमेंट के सूबेदार थे, और शायद सूबेदार के पोस्ट पे ही इन्हें थे। तो ये चले जाते हैं दिल्ली अपने सैनिक को लेकर 10 और 11 मई। ये दो डेट है, आप इस दोनों डेट में कहीं एनसीईआरटी 10 लिखता है, कोई कोई बुक 11 लिखता है, तो आप इसको मिला लें, 10 और 11 दोनों। तो उसमें बख्त खां पहुंचते हैं अपने सैनिक को लेकर, और इनको इन्हीं के नाम पे इनको राजा घोषित करते हैं और अपनी शासन। तो बख्त खां इनके कोई नहीं है, बस ये सिपाहियों के हेड हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल और इनका पुत्र है, बेटा है इनका बिरजिस कादिर, ये लीडर के रूप में उभरते हैं। कानपुर से नाना साहिब, बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, और झांसी से तो सबको पता है लक्ष्मीबाई, आरा से वीर कुंवर सिंह, और भागपत से शाहमहल। शाहमहल के बारे में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आरा कुंवर सिंह के बारे में आप लोगों को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग इतनी बातों को जानने के बाद, अभी तक जो हम लोग पॉलिसी जाने, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस जान चुके थे, आई थिंक मिलिट्री भी जान चुके हैं। अब हम लोग इमीडिएट काउज देखते हैं कि इमीडिएट काउज में क्या हुआ कि अचानक से ये रिवोल्ट भड़क गया। आखिर एक दिन से तो एक्सप्लॉइटेशन नहीं चल रही थी, बहुत दिनों से एक्सप्लॉइटेशन चल रही थी। तो आखिर ये एक्सप्लॉइटेशन भड़की कैसे? तो सबसे पहली बात थी इनकी जो लैंड रिवेन्यू एक्ट आई थी, उससे लोगों में बहुत ज्यादा सप्रेशन था। इसके बाद ये सैनिक क्यों खड़े हुए? तो सैनिक पहले जो गन यूज कर रहे थे वो था ब्राउन बेस, और ब्राउन बेस के जगह पे एक न्यू गन आता है, जो गन आता है आपको इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल में क्या है, इसका जो बारूद है, ये एक मिनट देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसका जो कारतूस है, इस कारतूस के ये वाला रीजन, इसके ऊपर वाला रीजन जो इसमें बारूद है, और इसको दांत से काट कर इस बंदूक में ऐसे भरा जाएगा, और फिर उसको एक अथी से कूच कर भड़कर और फिर इसको यूज करना है। इस तरह से आप इस इमेज में देख सकते हैं, दांत से कूच कर इस तरह। ठीक है। अब इसमें क्या है, लोगों का मानना है, लोगों का नहीं, उस समय जो यूज हो रहा था, तो इसमें गाय गाय काव और पिग के चर्बी का यूज किया गया, सुअर के चर्बी का यूज किया गया था। और काव हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और पिग मुस्लिम के लिए, दोनों के धार्मिक पे प्रहार हो रहा था। तो इसमें जो मंगल पांडे हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की, कहा जाता है, और तब उन्होंने विरोध में उठ खड़े हुए और इस विरोध को आगे बढ़ाया। इन्होंने मेरठ से इस विद्रोह में भाग लिया, और सॉरी, यहाँ बहादुर शाह इमर्ज एज ए यूनिटी, ये थोड़ा गलत लिखा गया, कनिंघम थे, अब उस समय कनिंघम थे यहाँ के। ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होता है, बैरकपुर में मंगल पांडे हैं और ये यूज करने से मना कर देते हैं और सीनियर ऑफिसर इनको कई बार ऑर्डर देते हैं और ये यूज करने से मना कर देते हैं। इसके लिए आप मंगल पांडे मूवी जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा, इससे आपको सीख में भी बहुत मिलेगी, जिसमें आमिर खान रोल किए हुए हैं बैरकपुर से। और ये रिफ्यूज कर देते हैं कि हम नहीं यूज करेंगे इसमें गाय और काऊ की चर्बी। यहाँ तक कि ये अपने सीनियर पे फायर भी कर देते हैं गन से, और इसी के कारण इनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। और इससे एक रिवॉल्ट फिर से भड़क कर उठ जाता है। इसी के साथ 85 सोल्जर मेरठ के हैं, वो भी इस जो न्यू ब्राउन बेस सॉरी इनफील्ड राइफल आई है उसको यूज करने से मना कर देते हैं। और यहाँ से ये रिवोल्ट, इनको सैनिक को दबाने के लिए और सैनिक मंगाया जाता है, जहां से ये लोग रिवोल्ट की स्टार्ट हो जाती है। और फिर ये लोग जो सिपाही हैं मेरठ से, ये चलकर दिल्ली जाते हैं और इस झुंड का जो नेता है वो है बख्त खां, और वही दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर को मतलब अपना नेता बनाते हैं और इनको सिंबल ऑफ यूनिटी के नाम से, मतलब यूनिटी मानते हैं कि हम लोग, मतलब उस समय भी मुगलों का दावा था कि मुगल अभी भी हम लोगों के एकता के अथी हैं, प्रतिनिधित्व हैं। अब इसमें ये सारे लोग जो भी हैं इसी सब रीजन से प्रेरित होकर इन्होंने युद्ध में भाग लिया था। और इमीडिएट काउज इसमें दबाने या अथी के कारण ये जो रिवोल्ट है अचानक से, मतलब जो टाइम के हिसाब से होना चाहिए ऐसा नहीं हुआ, जैसे तैसे होकर सारे लोगों को रिवोल्ट को दबा दिया गया। अब इस रिवोल्ट में जो दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर थे, जिनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहता है, उनको जॉन निकोलसन के द्वारा दबा दिया गया। यहाँ पर लखनऊ में बेगम हजरत महल कर रही थी और इनका बेटा बिरजिस कादी, तो यहाँ हेनरी लॉरेंस के द्वारा दबा दिया गया विद्रोह को। कानपुर में नाना साहिब थे, तो इसमें कैंपबेल, कॉलोनियल कैंपबेल के द्वारा दबा दिया गया। झांसी में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे साथ ही लड़ रहे थे, लेकिन तात्या टोपे इसमें से निकल जाते हैं और इस विद्रोह में सिर्फ लक्ष्मीबाई रह जाती हैं और इनके विद्रोह का जो है बहुत दमन हुआ। चलिए, जनरल हुज रोज जो है इस विद्रोह को दबाए थे। जनरल हुज रोज ने एक बात कही थी, उनका एक कोटेशन मैंने पढ़ा था कि जितने भी वीर हैं ना उसमें सबसे बड़ी जो वीरांगना है वो ये है, मतलब झांसी की रानी को दिखाकर इन्होंने ऐसा बात कहा था। आगे बरेली में खान बहादुर खान है, जो कि कैंपबेल के द्वारा दबा दिए गए। और बनारस, जिसको इलाहाबाद भी आज कहा जाता है, लियाकत अली यहाँ से कर रहे थे लीडरशिप, इनको कॉलोनियल काउंसिल ने दबा दिया। बिहार के वीर कुंवर सिंह, बिहार में वीर कुंवर सिंह ये 80 वर्ष के थे और बहुत वीरता से ये लड़े, इनको विलियम टेलर ने दबा दिया। ज्यादातर विद्रोह में आप कैम्पबेल का नाम सुन रहे होंगे, तो इन्होंने ज्यादातर विद्रोह को दबाया था। इसके साथ ही अभी मैंने वीर कुंवर सिंह का कहा था, तो बीपीएससी के थ्रू और अभी जो सुपर टेट है उसमें वीर कुंवर सिंह का नाम आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमको लगता भी है कि वीर कुंवर सिंह का नाम आएगा, क्योंकि 1857 के क्रांति में इनका रोल बिहार में बहुत बड़ा है। इन्हीं के नेतृत्व में बिहार में 1857 के क्रांति में भाग लिया गया। ये महोदय 80 वर्ष के थे और इन्होंने बहुत वीरता के साथ युद्ध किया। इन्होंने अपना एक हाथ काटकर, आप इस इमेज में पीछे देख रहे होंगे, जब ये पकड़े जाते हैं तो मतलब इनको एक गोली लग जाती है हाथ पे, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सिपाहियों के द्वारा जब इन पे हमला होता है, तो ये अपना एक हाथ काटकर गंगा मैया को अर्पित कर देते हैं और बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। और ये मैंने अभी बता दिया 80 इयर्स के हैं। इनका इनका भाई है, इनका नाम, इसी से इनका नाम वीर कुंवर सिंह रखा गया, मतलब इनको वीर कुंवर सिंह कहा जाता है। आज हमारे यहाँ बहुत पूजनीय है ये। वीर कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह। इन्होंने, वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह, ये दोनों भाई मिलकर इतने बहादुरता के साथ लड़े कि आपको मैं बता दूं, आरा कई दिनों तक
आजाद देश की तरह आजाद होकर रहा। कई देश तक वहां आजादी से शासन की गई, करीबन 1 ईयर। और इन्होंने ये जो युद्ध पद्धति को अपनाया था वो था गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज इन्होंने किया था इस युद्ध में। और मैंने जो और इसी के कारण फिर इनका जो हाथ कट जाता है यहाँ पे, इसके कारण बहुत सारी ब्लड लॉसेस हो जाती है और इनका 26 अप्रैल को 1858 को इनका देहांत हो जाता है। और ये एक वीर जो है हमारे बीच से चले जाते हैं। लेकिन इन्होंने हमारे देश के लिए और हमारे संस्कृति सभ्यता के लिए बहुत कुछ किया है। आज भी इनके नाम से एक कॉलेज चलता है, यूनिवर्सिटी है, वीर कुंवर सिंह, बिहार में। अब हम लोग बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस एग्जाम से जो रिलेटेड है बहुत सारे बुक लिखे गए हैं और उस बुक के राइटर, बुक का नाम, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो आप लोग यहाँ से इसको नोट्स में जरूर लिखें। और मैं बोल देता हूँ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था इस रिवोल्ट को। रिवोल्ट ऑफ 1857 साइपोशियम, इसको कहा गया पूरन चंद्र जोशी के द्वारा। इंडियन म्यूटिनी 1857 जॉर्ज ब्रूस मेलेसन के द्वारा कहा गया। और ग्रेट म्यूटिनी क्रिस्टोफर हिबर्ट, इनके द्वारा कहा गया था। रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ रिवल्स ऑफ 1857 इकबाल हुसैन के द्वारा कहा। मुझे ये सारे बुक पता है कि ये लोग क्यों कहे थे, बट अगर मैं कहूँगा तो बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। और मेरे फ्रेंड जो इस वीडियो को देखते हैं, कई कॉल करके पर्सनली कहते हैं यार बोर हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा ही बता देता है। तो इसलिए सॉरी, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए। एग्जीबिशन ऑफ ट्रूथ, अनसंग हीरो ऑफ 1857 ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय खान मोहम्मद सकीब खान। ये बुक आपको इस बार भी पूछ सकता है क्योंकि ये बुक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बुक में से एक है। एक तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर के द्वारा जो लिखा गया, ये कई सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है। और मुझे लगता है खान मोहम्मद सकीब खान का जो बुक है, एग्जीबिशन ऑफ ट्रूथ अनसंग हीरो ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो बुक है इस बार के एग्जाम में आ सकता है। तो आप इस बुक को प्लीज नोट कर ली। इस पेज को भी आई है आपके लिए, आप नोट करके इसको याद कर लीजिए। बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ नोट्स में आप लोग कहाँ कहाँ से नोट्स बना ले अपना। फर्स्ट, अगर आप बीपीएससी के मेंस के लिए लिख रहे हैं तो आपको मेरा फर्स्ट पेज बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने दृष्टि से लिया है, तो आप इस पेज को जरूर लिखें। और दूसरा, आप लोग इस मैप को जरूर बनाएं। इस मैप में बेसिकली मैंने एग्रीकल्चर के बारे में बताया है, तो ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा बहुत कम समय में कि कौन से जगह पे ये रिवॉल्ट नहीं हुआ था। सिख इसमें नहीं थे क्योंकि देखिए इस एरिया में नहीं हो रहा है रिवॉल्ट, ठीक है, बंगाल वाले एरिया में नहीं हो रहा है रिवॉल्ट। तो ये सारे एरिया कहीं ना कहीं छूटे हुए, तो आपको इससे भी पता चल जाएगा कौन सा एरिया रिवॉल्ट में भाग नहीं लिया हुआ था। ये मैप आप जरूर बनाएं। इसके साथ ही आप ये रीजन लिख लें कि ये जो है वीवीआई है। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप नोट्स बनाकर याद कर ले, इसीलिए मैंने इसे कॉलम में बनाया। थैंक यू। और इसके बाद एक सप्रेस वाला, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप नोट्स में इसे बनाएं और इसको याद कर लें। इसमें से क्वेश्चन हर बार कहीं से कोई ना कोई एग्जाम में, जनरल कंपटीशन में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा कि कहाँ का रिवोल्ट किसने दबाया था और वहां पे लीडरशिप कौन कर रही थी। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग देकर जाइए। क्वेश्चन ये है कि सॉरी, क्वेश्चन अब यहाँ से अगर मैं पूछूं तो आप लोग देख ही लीजिएगा। आप लोग को कमेंट में करके बताना है कि बिहार से रिवोल्ट का नेतृत्व किन्होंने किया था। बिहार से 1857 के रिवोल्ट का नेतृत्व किसने
किस लीडर के द्वारा किया गया था? बिहार से 1857 के रिवॉल्ट का के क्रांति या रिवॉल्ट का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।